हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ट्रिपल एस एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अपने SSAC का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है डिफरेंस बिटवीन बेंगलोर एंड इंदौर कंपोस्ट। यानी कि जो हमने डिफरेंट टाइप से कंपोस्ट बनाई थी या बनाने के मेथड्स हमने पढ़े थे। जब हमारे मेथड्स हमने पढ़ने के बाद में जो कंपोस्ट बनकर तैयार हो गई है, हमने 4 मेथड्स पढ़े थे इंडिया में कंपोस्ट बनाने के, जिसमें हमने एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग पढ़ा था, एडको मेथड पढ़ा था, इंदौर मेथड एंड बेंगलोर मेथड। तो जो अच्छे जो प्रोसीजर हैं या जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं उनसे खाद अच्छी बनती है, यानी कि कंपोस्ट अच्छी बनती है, वो थे बेंगलोर एंड इंदौर मेथड। तो इन दोनों की ही बात में क्या ऐसा यानी कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है कि जो इंदौर मेथड है उससे तो हम फार्म कंपोस्ट तैयार करने में यूज़ करते हैं, और जो बेंगलोर मेथड है उसे हम टाउन कंपोस्ट तैयार करते हैं उससे। ठीक है, तो हम आज बेंगलोर एंड इंदौर मेथड है उनसे जो कंपोस्ट बना ली थी उसमें डिफरेंस पढ़ रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं दोनों प्रोसीजर की कि क्या एक दूसरे में इनमें अंतर है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको दोनों में डिफरेंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एक डिफरेंस बता रही हूँ दोनों में, यानी कि एक एक करके अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंदौर मेथड, यानी कि इंदौर विधि से जो कंपोस्ट बनाई थी वो, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने बेंगलोर मेथड, यानी कि बेंगलोर विधि से जो कंपोस्ट बनाई थी वो। यहाँ पे आप इंदौर कंपोस्ट लिखते हैं, मेथड की बजाय इंदौर कंपोस्ट लिखेंगे अपने तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बेंगलोर कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट की तुलना कर रहे हैं हम, जो खाद बना ली उसकी तुलना कर रहे हैं। तो इंदौर कंपोस्ट एंड बेंगलोर कंपोस्ट। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो इंदौर कंपोस्ट का देखें स्टूडेंट्स, इधर इस कंपोस्ट को या कंपोस्ट या मैन्योर, यानी कि खाद एक ही बात है, इस मैन्योर को बनाते समय पलटना पड़ता है। मैंने आपको बताया था जो भी ऑर्गेनिक मैटर हम गड्ढे या पिट में या फिर ट्रेंच में डाल देते हैं तो उसको टाइम पर हम पलट रहे थे ताकि एरेशन हो जाए, यानी कि वायु उसको मिलता रहे, और जो फर्मेंटेशन है यानी कि किण्वन है या डिकम्पोजिशन है वो उससे जल्दी आए। तो इंदौर मेथड से जब हम मैन्योर्स बनाते हैं तो उसको टाइम पर पलटना पड़ता है, जबकि बेंगलोर मेथड से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो पलटने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वो कैसे, जब आप इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, हमने बता दिया हुआ है प्रोसीजर, तो आपको पता चल जाएगा भी पलटने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा कम। किसमें, जो इंदौर मेथड से हमने कंपोस्ट बनाई थी उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो कम होती है, जबकि बेंगलोर मेथड से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, इंदौर मेथड में अधिक जल छिड़कना पड़ता है। जब हम इंदौर मेथड से कंपोस्ट बना रहे होते हैं तो उसमें वाटर की अधिक आवश्यकता पड़ती है, हमें वाटर अधिक मात्रा में छिड़कना पड़ता है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, बार बार उसे भिगोना पड़ता है, जबकि बेंगलोर मेथड में वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती या ज़्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इंदौर मेथड से जो खाद बनाते हैं वो खाद बारीक चूर्ण के फॉर्म में हमें मिलता है, बारीक यानी कि पाउडर की फॉर्म में, चूर्ण की फॉर्म में हमें इंदौर मेथड से खाद तैयार हुई मिलती है। लेकिन जब हम बेंगलोर मेथड से बनाते हैं तो जो कंपोस्ट होती है वो बारीक चूर्ण की फॉर्म में नहीं मिलती या नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, इंदौर मेथड से जो कंपोस्ट बनाई थी वो जल्दी से ही यानी कि शीघ्र सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जबकि बेंगलोर मेथड से जो कंपोस्ट बनाई थी वो देर से सॉइल के अंदर मिलती है, क्योंकि वो बड़ी होती है, बारीक नहीं होती, तो इसको सॉइल के अंदर मिक्स होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट, इंदौर मेथड से जो कंपोस्ट बनाया था वो पौधों को जल्दी, क्योंकि मिट्टी में जल्दी जितनी जल्दी मिलेगी उतनी ही जल्दी प्लांट्स को भी अवेलेबल हो जाएगी। ये इंदौर मेथड वाली जो कंपोस्ट थी वो सॉइल में भी जल्दी मिल रही थी, तो प्लांट्स को भी शीघ्र या जल्दी सुलभ हो जाएगी या अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये
बेंगलोर मेथड वाली देर से ही सॉइल के अंदर मिल रही थी, तो देर से ही प्लांट्स को अवेलेबल होती है, यानी धीरे धीरे अवेलेबल होती है, टाइम लगता है उस प्लांट्स तक पहुंचने में। नेक्स्ट, इंदौर मेथड से जो कंपोस्ट बनाया था उसमें जो डीकम्पोजिशन है वो एरोबिक डीकम्पोजिशन होता है, जिसमें वायु की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जब हम ढेर को पलट देते हैं तो उसमें वायु, पलटने का मकसद क्या होता है, हवा लगना। तो हमें यानी कि हवा देना या हवा उस ढेर को लग जाए, उस ऑर्गेनिक मैटर को मिलती रहे, तो इसमें वायु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वायवीय विच्छेदन होता है। और जो बेंगलोर मेथड से कंपोस्ट तैयार करते हैं तो प्रारंभ में जो किण्वन के लिए वायवीय होता है, प्रारंभ के अंदर वायु हमें ज़्यादा चाहिए, उसको पलटने की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अवायवीय इसमें डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में वायु रहती है, बाद में धीरे धीरे कम होती जाती हैं। जब हम इसे नहीं पलटेंगे तो वायु की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसमें एरोबिक, इसे हमें पलटना पड़ता है किण्वन के लिए, या जो मैटर है उसमें डीकम्पोजिशन आ जाए इसके लिए। एक पॉइंट और यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो इंदौर मेथड है इससे जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो मजदूरी अधिक लगती है, यानी कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेबर अधिक चाहिए, यानी कि गड्ढे को, पिट को भरने के लिए। या और जो बेंगलोर मेथड से जब हम खाद तैयार करते हैं तो मजदूरी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है और मजदूरी भी कम लगती है, यानी कि लेबर कम लगती है इसको बनाने में। तो स्टूडेंट्स, ये था इंदौर कंपोस्ट और बेंगलोर कंपोस्ट में डिफरेंस या एक दूसरे की तुलना। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, या आप कर रहे होंगे या सुन रहे होंगे। होप करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आए तो स्टूडेंट्स, आपको अगर एनी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमने डिफरेंट टाइप या मेथड से जो हमने कंपोस्ट बनाई थी, उनमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का जो रेशियो होता है उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका संगठन क्या होता है, ये टॉपिक हमारा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है संगठन या कंपोजिशन, जो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता रही हूँ। जो डिफरेंट टाइप से हमने डिफरेंट टाइप से जो कंपोस्ट बनाई थी उसका कंपोजिशन। तो हेडिंग हमारी रहेगी यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कंपोस्ट। हेडिंग क्या रहेगी यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ कंपोस्टिंग या कंपोस्ट, हिंदी में कंपोस्ट का संगठन। कंपोस्ट का संगठन यानी कि कौन कौन से कंटेंट उसमें पाए जाते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप, विभिन्न विधियों में, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की हमने कंपोस्ट बनाई थी उनमें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लिखेंगे कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट का नेम या मेथड, किस मेथड में कितना, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन की परसेंटेज, उसके बाद में फास्फोरस यानी कि P2O5 की परसेंटेज, उसके बाद में पोटेशियम यानी कि K2O की या पोटाश की परसेंटेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले नेम ऑफ कंपोस्ट या कंपोस्ट का नाम, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स उसमें आ जाएगा नाइट्रोजन परसेंटेज, यहाँ पे P2O5 यानी कि फास्फोरस, यहाँ पे K2O यानी कि पोटाश, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज, कार्बनिक कंटेंट या कार्बन की परसेंटेज। तो सबसे पहले कंपोस्ट का नेम है स्टूडेंट्स फार्म कंपोस्ट, जिसको अपने कहते हैं ग्रामीण, हिंदी में ग्रामीण कंपोस्ट। ग्रामीण कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो स्टूडेंट 0.4 से 0.8% एंड फास्फोरस 0.3 to 0.6%,
पोटाश 0.7 to 1% एंड जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो 12%। नेक्स्ट टाउन कंपोस्ट। टाउन कंपोस्ट जिसको स्टूडेंट्स शहरी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है या अर्बन कंपोस्ट भी इसको कह देते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन 1 to 2%, 1 से 2%, और जो पोटाश है वो 1%, और जो फास्फोरस और पोटाश 1.5%, और जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 32% पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इंदौर मेथड या इंदौर कंपोस्ट। कंपोस्ट का नेम क्या है? इंदौर कंपोस्ट। इंदौर विधि से जो कंपोस्ट बनाई थी उसमें नाइट्रोजन 1%, और जो फास्फोरस होता है वो 0.5%, और पोटाश 3% एंड ऑर्गेनिक कार्बन 17% पाया जाता है। और जो लास्ट प्रोसीजर है वो बायोगैस कंपोस्ट, यानी कि बायोगैस से जो कंपोस्ट बनाई थी उसमें 1 से 2% पाई जाती है नाइट्रोजन, 1 से 2% ही पाया जाता है फास्फोरस, 0.75 से 1% पाई जाती है पोटाश, एंड 12.7% पाया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन। तो स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा जो रेशो मैंने लिखा है, डिफरेंट टाइप की जो कंपोस्ट है उनका कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कौन से कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कितना पाया जाता है। तो बोर्ड पे लिख दिया, फार्म कंपोस्ट में नाइट्रोजन 0.4 से 0.8%, फास्फोरस 0.3 to 6.6%, पोटाश 0.7 to 1%, ऑर्गेनिक कार्बन 12%, और जो टाउन कंपोस्ट होती है उसमें 1 to 2% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.5 पोटाश एंड 32% ऑर्गेनिक कार्बन। इंदौर कंपोस्ट के अंदर 1% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस और 3% पोटाश और 17% ऑर्गेनिक कार्बन। और बायोगैस से जो कंपोस्ट बनाई थी उसमें 1 से 2% नाइट्रोजन, 1 से 2% ही फास्फोरस और 0.75 से 1% पोटाश, और जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 12.7% पाया जाता है। ओके, ये था कंपोजिशन कंपोस्ट का। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं कंपोस्ट में न्यू टॉपिक जिसका नेम है मैकेनिकल कंपोस्ट या मैकेनिकल कंपोस्टिंग, जिसको हिंदी में यांत्रिक कंपोस्ट कहा जाता है। टॉपिक का नेम क्या है? मैकेनिकल कंपोस्ट। मैकेनिकल कंपोस्ट जिसको हिंदी में अपने यांत्रिक कंपोस्ट कहते हैं। यांत्रिक कंपोस्ट पढ़ते हैं। यांत्रिक कंपोस्ट के बारे में स्टूडेंट्स, इसको सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित कंपोस्ट भी कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल कंपोस्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है? आर्टिफिशियल कंपोस्ट यानी कि कृत्रिम कंपोस्ट, और इसको संश्लेषित या सिंथेटिक कंपोस्ट भी कहते हैं। सिंथेटिक कंपोस्ट, ये इतने नेम से इसको जानते हैं। मैकेनिकल कंपोस्ट भी इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल कंपोस्ट भी इसको कहते हैं, और सिंथेटिक कंपोस्ट भी इसको कहते हैं। अब ये होते क्या है, इसके बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, ये पढ़ते हैं। यानी कि प्रोसीजर हम देखते हैं मैकेनिकल कंपोस्ट का। तो प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स, प्रोसीजर या रीति या क्रियाविधि या विधि।
तो सबसे पहले इस कंपोस्ट को बनाने के लिए यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे प्रतिदिन 500 से 1000 टन यानी कि मैकेनिकल कंपोस्ट प्रतिदिन तैयार की जाती है। बिग सिटीज़ में कितने टन? 500 टन से लेकर के 1000 टन कंपोस्ट या खाद प्रतिदिन बिग सिटी में बनाई जाती है। और जो स्मॉल यानी कि छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे प्रतिदिन 250 टन कंपोस्ट मैकेनिकल तरीके से यानी कि यांत्रिक विधि द्वारा बनाई जाती है। अब बनाने इसमें क्या प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, इसमें जो भी हमारे पास में वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि कूड़ा कचरा होता है, उसको यानी कि कूड़े कचरे को इन कंपोस्ट को बनाने के लिए ना बड़े बड़े यंत्रों का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े ऑपरेटर्स यानी कि यूज़ किए जाते हैं यंत्र। तो जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसको, कूड़े कचरे को, और जो सीवेज जो होता है, सीवेज का कचरा या सीवेज जो होता है, उस सभी को लेकर के इकट्ठा करके हम उसको यानी कि एक उस यंत्र के अंदर उस पदार्थ को भर लेते हैं। कूड़े कचरे को और सीवेज का जितना भी कचरा होता है या सीवेज को इस टंकी के अंदर, उस यंत्र के अंदर भर लेते हैं। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि उसका एक्सेलरेशन या त्वरित गति से इसका किण्वन करवाया जाता है। त्वरित गति का मतलब या एक्सेलरेशन होता है यानी कि कोई बल या ऐसा कोई फोर्स लगा करके उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करवाई जाती है। इस मटेरियल में डीकम्पोजिशन किया जाता है एक्सेलरेशन के द्वारा या किसी फोर्स के द्वारा। तो वो जो कचरा होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में या चूर्ण की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है यानी कि खाद या कंपोस्ट बन जाती है। किस फॉर्म में? चूर्ण की फॉर्म में। ठीक है, चूर्ण की फॉर्म में आ जाता है कचरा। देन क्या होता है कि अब जैसे कंपोस्ट बन गई है या खाद की फॉर्म में आ गई है तो उसमें कंपोजिशन देखते हैं यानी कि कौन कौन से कंटेंट कितने पाए जाते हैं। तो इस कंपोस्ट के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो होती है वो 40% देखी गई साइंटिस्ट के द्वारा। और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ, वो भी यहाँ पे 40% देखे गए। और इस कंपोस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो भी इस खाद में देखा गया और वो था यानी कि यहाँ पे 40% ऑर्गेनिक कार्बन मिनरल्स जो होते हैं वो 15% पाए जाते हैं। मिनरल्स की मात्रा कितनी होती है? 15% मैकेनिकल कंपोस्ट में। और जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो भी 40% इसमें देखा गया। तो ये मैकेनिकल कंपोस्ट के अंदर जो कंपोजिशन होता है कंटेंट का, डिफरेंट कंटेंट का, वो था स्टूडेंट्स यानी कि ऑर्गेनिक मैटर 40%, मिनरल्स 15%, ऑर्गेनिक कार्बन 40% पाया जाता है। अब नेक्स्ट NPK का रेशियो हमने देखना है इसके अंदर यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कितना कितना मैकेनिकल कंपोस्ट में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के लिए हम N यूज़ करेंगे या नाइट्रोजन ऐसे लिख सकते हैं आप, नाइट्रोजन। नेक्स्ट फास्फोरस के लिए P2O5 एंड पोटाश के लिए K2O। ठीक है, प्रतिशत में ये कंपोजिशन देख रहे हैं नाइट्रोजन एंड पोटाश एंड फास्फोरस का। तो मैकेनिकल कंपोस्ट में स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन है वो 0.7% पाया जाता है और जो फास्फोरस है वो 0.5% पाया जाता है और जो पोटाश है वो 0.4% पाया जाता है। ये मैकेनिकल कंपोस्ट का कंपोजिशन है यानी कि इतने ये कंटेंट इतनी क्वांटिटी में या परसेंटेज में पाए जाते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कौन कौन से कंटेंट कितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो मैकेनिकल कंपोस्ट होती है उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होने के कारण, मैकेनिकल कंपोस्ट की फिजिकल कंडीशन अच्छी होने के कारण ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली
लेके जाई जा सकती है या ले जाई जा सकती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से इजीली इसको लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये जो कंपोस्ट होती है मैकेनिकल कंपोस्ट, वो ऑल टाइप की सॉइल्स, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड प्लांट्स, क्रॉप्स, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स में हम मैकेनिकल कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार प्रतिदिन अगर टोटल देखें तो जो मैकेनिकल कंपोस्ट है वो 750 टन कंपोस्ट प्रतिदिन तैयार की जाती है। अगर टोटली हम देखें तो इतनी कंपोस्ट यानी कि 750 लाख टन कंपोस्ट प्रति वर्ष, यहाँ पे प्रतिदिन नहीं 750 लाख टन कंपोस्ट प्रति वर्ष तैयार किया जाता है भारत में। तो ये था मैकेनिकल कंपोस्ट के बारे में स्टूडेंट्स कि मैकेनिकल कंपोस्ट क्या होता है, इसको और अदर किस नेम से जानते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। वही बड़े बड़े अपरेटस होते हैं, उनके अंदर घरों का या वेस्ट मटेरियल कूड़ा कचरा डाल लिया जाता है और सीवेज वगैरह भी इकट्ठा कर लिया जाता है उसमें, फिर उसमें एक्सेलरेशन फर्मेंटेशन करवाया जाता है, यानी कि त्वरित गति से किण्वन करवाया जाता है। त्वरित का मतलब कोई फोर्स लगा करके या जल्दी डिकम्पोजिशन आ जाए ऑर्गेनिक मैटर में, ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाता है और एक खाद चूर्ण की फॉर्म में बनकर तैयार हो जाता है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर हमने देखा, मिनरल्स हमने देखे, ऑर्गेनिक कार्बन हमने देखा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का रेशो हमने देखा जो कि 0.7, 0.5, 0.4 था। और ये इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाई जा सकती है क्योंकि इसकी फिजिकल यानी कि भौतिक दशा अच्छी होती है। और 750 लाख टन प्रति वर्ष कंपोस्ट इस विधि से बनाई जाती है, इस विधि से बना सकते हैं 750 लाख टन कंपोस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ कंपोस्ट, यानी कि जो कंपोस्ट हमने सारी विधियों से सभी ऑल टाइप के मेथड से हमने बनाई है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पर और सॉइल पर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कंपोस्ट, जो ऑल टाइप के प्रोसीजर या मेथड से हमने जो कंपोस्ट बनाई है उसका प्लांट्स और सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये नेक्स्ट हमारी हेडिंग है। तो मैं हेडिंग यहाँ पे डाल रही हूँ स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ या इफेक्ट ऑफ कंपोस्ट के प्रभाव। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला क्या प्रभाव देखने को मिलता है या फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है सॉइल के ऊपर, देखते हैं कि 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम कंपोस्ट को खेत में डालते हैं तो सॉइल की जो फिज़िकल कंडीशन है उसमें इम्प्रूव आता है, सॉइल की भौतिक दशा या फिज़िकल कंडीशन में इम्प्रूव आता है, सॉइल की फिज़िकल कंडीशन में इम्प्रूव सुधर जाती है, अच्छी हो जाती है सॉइल। कैसे, जो यानी कि सैंडी सॉइल्स होती हैं, सैंडी सॉइल्स होती हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं वो पास में आ जाती है कंपोस्ट को यूज़ करने से, यानी कि सैंडी सॉइल्स क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। कॉम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे सघन हो जाती है, उसके पार्टिकल पास में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो लोमी सॉइल होती हैं, लोमी सॉइल्स में भी इम्प्रूव आता है कंपोस्ट का यूज़ करने से। और इस प्रकार सॉइल की वाटर अपटेक करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वाटर अपटेक कैपेसिटी इंक्रीज होती है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और सॉइल में एरेशन इंक्रीज हो जाता है
एरेशन होने लगता है सॉइल में। तो यानी कि फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, जब हम कंपोस्ट को सॉइल में यूज़ करते हैं तो सॉइल की फिजिकल कंडीशन सुधरती है उससे, और सैंडी सॉइल्स के जो पार्टिकल ऐसे दूर दूर थे वो कॉम्पैक्ट होने लगती है, सघन होने लगती है, और जो लॉमी सॉइल है उसमें भी सुधार आते हैं, और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलेंगे अपने, और न्यूट्रिएंट अपटेक बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है सॉइल की, और न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। न्यूट्रिएंट्स अपटेक कैपेसिटी भी इंक्रीज होती हैं और एरेशन बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका कंपोस्ट का, कि जो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं कंपोस्ट देने से, क्योंकि कंपोस्ट जीव जंतुओं के अवशेषों, वनस्पतियों के अवशेषों से बनती है। तो चूँकि इन अवशेषों में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसकी पूर्ति होती है सॉइल्स को, और जो प्लांट को ग्रोथ करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इससे कंपोस्ट से मिलते हैं प्लांट्स को। नेक्स्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सॉइल के जो बैक्टीरिया होते हैं या सॉइल में जो फंजाई पाए जाते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल को खोदते हैं, सॉइल का इन्वर्शन करते हैं, यानी कि सॉइल को पलटते हैं, जिससे सॉइल के अंदर एरेशन वगैरह अच्छा रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के लिए ग्रोथ हार्मोन में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी कंपोस्ट से सॉइल और प्लांट्स को मिलते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स सॉइल्स पर या प्लांट्स पर कंपोस्ट का इफेक्ट। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट क्या होता है कि ये वृद्धि हार्मोन में वृद्धि करते हैं, यानी कि ऑक्सिन हो गया, इंडोल एसिटिक एसिड हो गया और विटामिन बी हो गया, ये ऐसे पदार्थों को यानी कि इनको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, इनकी यानी कि वृद्धि कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो सॉइल में पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है H2CO3, जिसको कार्बोनिक अम्ल बोलती है। ये कार्बोनिक अम्ल भी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं प्लांट्स के उनके लिए अच्छे होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।